To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. जय हिंद एवरीवन। लास्ट वीक हमने वेंसडे को आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं किए थे बिकॉज लास्ट वेंसडे वाज अ डे बिफोर दिवाली, तो क्लासेस नहीं दी थी। आज हम 2 वीक्स में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही है आईआर रिलेटेड वो कवर करेंगे। सो ऑफ कोर्स लास्ट 2 वीक्स विल बी कवर्ड इन दिस क्लास ओनली। नाउ हमने अगर प्रीवियस क्लासेस में हम देखें तो हम कैसे टॉपिक्स कर चुके हैं। हमने इंडिया नेपाल का काला पानी इशू कर लिया है, रोहिंग्यास का इशू कर लिया है, काटसा कर लिया है, कीनिया सोमालिया किया था, UN पीस कीपिंग, इंटरपोल, मालाबार, ईज ऑफ डूइंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देन जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने किया न्यू क्वाड, IFC, IOR, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा था मुझे। FATF ग्रे लिस्ट में टर्की को डाला था, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। एंड इजराइल सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक, उससे रिलेटेड हमने खबर की थी। अब जैसे आपको यही चीज़ समझनी है दैट थिंग्स आर वेरी इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी हिंदू में खबर थी कि पैलेस्टीन ने इंडिया से ग्रेटर सपोर्ट मांगी है फॉर इट्स कॉज। इंडिया से उन्होंने बोला कि इंडिया शुड बी मोर वोकल अबाउट, इंडिया शुड बी मोर अपफ्रंट अबाउट इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स पैलेस्टीन द वे इंडिया हैज़ बीन ऑल दीज ईयर्स। अब बिकॉज हम ये पिछली बार कर चुके हैं तो आपको थोड़ा आइडिया ही होगा, तो वही चीज़ें रिपीटेडली इंटरलिंक तरीके से दोबारा आती रहेंगी। इस वीक जो हम करेंगे वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। एक ये आपने सुना होगा 2018 से 2018 से इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है, एग्जाम में भी आ चुका है यूपीएससी में। तो अभी बोरिस जॉनसन ने बोला भी था कि देयर इज़ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन मोदी जी। ठीक, तो विल टॉक अबाउट दिस इशू। सेकेंड इशू दैट विल टॉक अबाउट इज ताइवान चाइना इशू। ताइवान का जो इशू है इसको हम इसलिए डिस्कस करेंगे बिकॉज एग्जाम में 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आप वॉलंटरीली चाइना के ऊपर अगर आपको कुछ लिखने को आया तो आप वहाँ पर ताइवान वाला पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, हिंदू में अलग अलग जगहों पर या इंडियन एक्सप्रेस में या रिगार्डलेस ऑफ द न्यूज़पेपर बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस पीस बाय सुहासिनी हैदर जहाँ पर उन्होंने इंडिया और ताइवान के रिलेशंस डिस्कस किए थे। वी विल कवर दैट आर्टिकल दैट वाज फीचर्ड इन द हिंदू टुडे ओनली, और बेसिक सा भी हम देखेंगे ताइवान का इशू। उसके बाद में मोदी जी ने भी कल परसों ट्वीट किया था कि यूनाइटेड नेशंस में श्रीनगर को एक सिटी, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने कल्चरल सिटीज़ की, उसमें ऐड किया है। तो प्रीलिम्स में आपको एग्जाम में आ सकता है। एंड ऑकस दोबारा न्यूज़ में था, कुछ इंडिया के किसी डिप्लोमेट ने एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे चाइना को कंटेन कर सकता है ऑकस, और ऑल द ऑकस जिन्होंने बनाया है वो ये नहीं बोलते कि हमने चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया है, बट मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, सो वी शुड कवर दिस एज वेल। आफ्टर टुडेज लेक्चर, ये जो इस आफ्टर टुडेज लेक्चर यू शुड बी एबल टू डू फॉर GS2 यू शुड बी एबल टू राइट आंसर टू क्वेश्चन लाइक दिस। जैसे ये है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ OSOWOG प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एंड व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस टू द प्रोजेक्ट। इसके लिए 2 साल पहले डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था एंड प्रॉब्ली दिस इज़ वाई आई थिंक कि मेंटरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब बच्चा खुद तैयारी करता है वो
जब से तैयारी करना शुरू करता है उसको तभी से समझ होती है कि क्या करना है। ऑन द अदर हैंड जो मेंटर है वो आपको बता पाता है कि कुछ चीज़ 2 साल पहले आई थी वो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो 2 साल पहले एक आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ में, मैंने उसका लिंक आपसे शेयर किया इस वीडियो में, यू विल सी शॉर्टली। वो उसको आप बेस बनाकर चैलेंजेस बहुत अच्छे से लिख सकते हो। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली इसको डिस्कस किया था कि लिमिटेशंस क्या है इस प्रोजेक्ट की। जब आप इसको रोल आउट करने जाते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको प्रोजेक्ट क्या है, पर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट कि पूरी दुनिया में सोलर ग्रिड्स बनाकर उनको कनेक्ट कर दो एंड दिस एंड दैट, बट चैलेंजेस क्या है। सेकेंड जो है, एक मैं चाहता हूँ कि ये प्रीलिम्स का जैसे हमारे क्लास में करते हैं क्वेश्चन कि ओनली P5 नेशंस, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे हैव द कैपेबिलिटी टू ऑपरेट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। एंड सेकेंड ऑप्शन इज इंडिया हैज साइंड CTBT बट नॉट NPT. Options are 1 only, 2 only, both and none. And after today's class, you should be able to attempt this question as well. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये हिंदू में पढ़ा होगा, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड फॉर सीमलेस एनर्जी। क्या हुआ है, इंडिया और यूके ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है। ये है क्या, COP26 जो अभी ग्लासगो में हुई थी यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर इंडिया और यूके ने इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, पूरी जो सोलर एनर्जी है उसको टैप करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। बट मतलब क्या है इस बात का, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस कि हम टैप करेंगे। उसमें एक मोदी जी एक बात बोलते हैं जो कि सही है, ही सेज कि सन नेवर सेट्स। ये धरती है, एक टाइम पे ऐसा है कि इस तरफ वाली जगहों पर सन की एनर्जी आ रही है, दूसरे टाइम पर इधर वाली जगहों पर आ रही है। जब एक जगह इफ हाफ ऑफ द अर्थ इज विटनेसिंग नाइट, द अदर हाफ इज विटनेसिंग डे लाइट। और वो ये बोलते हैं कि सन से हमें 1 घंटे में उतनी एनर्जी आ जाती है जितनी कि हमारी ईयर्स एंड ईयर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ इफ़ वी कैन टैप दैट पोटेंशियल, अगर हम उसको टैप कर सकें तो क्या हो सकता है कि इन से 50 ईयर्स, इन 100 ईयर्स, समथिंग लाइक दिस, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं थ्रू सन, थ्रू विंड, हम इस तरह से ले सकते हैं। तो वी विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को जो अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा प्रॉब्ली कि वन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन, कनाडा की एक वुमेन है जिसको डायग्नोस किया दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। सो एनीवेज, तो क्लाइमेट चेंज को भी हम लिमिट कर सकते हैं और इवेंचुअली क्लीनर, बेटर, एफिशिएंट एंड इवेंचुअली चीपर एनर्जी भी हमें मिलेगी। तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलायंस कम हो जाती है। सो दिस इज़ द आइडिया, बट हाउ डू वी डू इट। अगर से इस समय किसी एक सदर्न हेमिस्फेयर में, बेग योर पार्टनर, अगर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में दिन है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में रात है, तो क्या किया जाए कि ताकि वो अच्छे से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके। तो ये बोलते हैं कि अगर हम एक चीज़ करें कि लेट्स से दिस इज़ द एंटायर वर्ल्ड, यहाँ पर बहुत सारी ग्रिड्स बनी हुई हैं, यहाँ पर ग्रिड्स बनी है, यहाँ पर ग्रिड्स बनी हुई हैं, यहाँ से एनर्जीज जो है उसको टैप किया जा रहा है, एंड देन दीज ग्रिड्स आर इंटरकनेक्टेड। तो जहाँ पर भी पावर जो है उसका सरप्लस है, वहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसके कुछ फेजेस भी हैं कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम से मान लो एशिया को लिंक कर देंगे अरेबिया से, फिर बाद में अफ्रीका से, फिर इधर ईस्टर्न एशिया से एंड सो ऑन। इस तरह से इन फेजेस अगले कुछ सालों में हम पूरी दुनिया को एक ग्रिड्स के थ्रू कनेक्ट कर दें। सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। और इसमें है क्या, विंड फार्म्स भी लगेंगे, सोलर रूफटॉप्स के प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे, ग्रिड्स भी होंगी। तो इट्स अ वेरी वेरी इलैबोरेटेड प्रोजेक्ट। इसके मेन जो बॉडीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं वो क्या है, एक तो इंडिया है एज अ नेशन, यूके अगर हम 2 कंट्रीज़ की बात करें, अदरवाइज ऑलमोस्ट 80 नेशंस दे हैव शोन इंटरेस्ट, दे हैव शोन देयर कंसेंट टू दिस प्रोजेक्ट। अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, एक है वर्ल्ड बैंक। ये 2 जो ग्रुप्स हैं ये काफ़ी क्लोजली, इंटेंसली इसको वो कर रहे हैं, स्पीयरहेड कर रहे हैं। सो जो भी है व्हाट इज़ OSOWOG, दिस नोट शैल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो उसमें यही सब मैंने आपको बताया है, दिस शुड बी मोर देन सफिशिएंट। सेकेंड थिंग जो है कि इसका एम क्या है। सो आई होप आपको एम समझ आया है इसका, कि वो ये है कि
अक्रॉस द टाइम जोन्स हम इस तरह से जोड़ लें ग्रिड्स को कि सोलर एनर्जी हम टैप करें और हम क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करें। अब इसके कुछ टारगेट्स भी हैं। एक और चीज़ आप याद रखना कि ग्रीन इनिशिएटिव भी इसी को बोल रहे हैं, ठीक, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो जैसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, आई बेग योर पार्डन, ग्रीन, मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है कि कई बार अगर आपको ये नाम ना भी यूज़ करें, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ये भी इसी का नाम है। ओके, नाउ कंप्लीट कब तक होगा? तो ऐसा माना जा रहा है, जो आईएसए बोलता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो बोलते हैं कि अगले कुछ सालों में। बट फेयरली स्पीकिंग, दिस इज व्हाई आई वांट यू टू रीड दैट डाउन टू अर्थ वाला आर्टिकल, फेयरली स्पीकिंग इट विल टेक फ्यू डेकेड्स, कुछ दशक लग सकते हैं, 2-3 ऐसे भी हो सकता है। बट ये है कि वंस ऑपरेशनल, एक बार जब ये ऑपरेशनल हो गया, इट विल ट्रांसपोर्ट सोलर पावर टू डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को सोलर पावर प्रोवाइड की जा रही है। नाउ है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं जो इसको वो करेंगी, इस प्रोजेक्ट के अंडर हैं? आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू कि अफ्रीकन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, तो डिफरेंट फेजेस में है। इवेंचुअली जो प्लान है वो ये है कि टू कनेक्ट द एंटायर वर्ल्ड। एंड एक चीज़ आप याद रखना कि ऐसा बोला जा रहा है कि हम एक टेंजिबल फिगर कि 2600 गीगावाट एट अ ग्लोबल लेवल, ऑलमोस्ट 2600 गीगावाट ऑफ इंटरकनेक्शन कैपेसिटी इज टू बी जनरेटेड। 2050 तक, 2050 तक 2600 गीगावाट की जो है हम कनेक्टेड कैपेबिलिटी जनरेट करेंगे, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू में अगर हम बात करें तो मोर देन ऑलमोस्ट 225 बिलियन यूरोस की आपको सेविंग्स होंगी। तो दिस इज व्हाट पावर सेविंग्स जो है पर ईयर, वो $250 बिलियन की होंगी। दैट्स अ बिग डील। ओके, सो दैट वाज इट। आपको इतना सफिशिएंट है, ये मैंने आपसे एक लिंक शेयर किया हुआ है नोट्स में, एंड यू शुड रीड दिस आर्टिकल, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। नेक्स्ट हम करते हैं ताइवान। आपने ये हिंदू में आर्टिकल पढ़ा होगा दैट उन्होंने ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसे स्टेटमेंट दी थी कि चाइना इज केपेबल ऑफ ब्लॉकेडिंग इट्स की हार्बर्स, सेज ताइवान। हुआ क्या है कि लास्ट कुछ टाइम में ताइवान के एरिया में, जिस एरिया को डिफेक्टो ताइवान कंट्रोल करता है, व्हाट डू वी मीन बाय डिफेक्टो कंट्रोल ताइवान करता है, आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो है तो इंडिया का है, तभी हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोल रहे हैं। लेकिन वो किसके कंट्रोल में? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और वहाँ पर कुछ पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के कुछ लोग भी बैठे होंगे, वो वहाँ पर कुछ पंचायतें भी चला रहे होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। तो ऑल्दो लीगली अगर हम बात करें या इंडिया के नैरेटिव से बात करें तो वो एरिया इंडिया का है, बट वहाँ पर कंट्रोल किसका है? डिफेक्टो कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का हो गया। सिमिलरली ताइवान, मतलब ये एनालॉजी एग्जैक्टली फिट नहीं होती है, पर आपको सिर्फ पॉइंट समझना है कि क्या था कि चाइना में एक रूल होता था, उसके बाद चाइना में एक सिविल वॉर हुई, लोग इकट्ठे हुए, फार्मर्स इकट्ठे हुए, माओ जेडोंग ने इकट्ठा किया और जो रूलिंग एलीट थी उसको भगा दिया। वो एलीट जो है नेशनलिस्ट अपने आप को जो बोलते थे, वो चले गए ताइवान में। वहाँ पर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया और बाकी सारे मेनलैंड चाइना में दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। उन्होंने अपने आप को, ताइवान वालों ने अपने आप को बोलना शुरू किया रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि हम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इन्होंने अपने आप को बोलना शुरू किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC एंड PRC। अब जब ये हुआ, मैप के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं, अब जब ये हुआ तो यहाँ पर ये रह रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि सारा चाइना एक है और हम इस सारे चाइना को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये सब हमारा है, ऐसा इनका नैरेटिव था। इनका क्या है कि ये सारा एक से वन चाइना है और ये हमारा है। नाउ इस वजह से इनके काफ़ी टाइम से, मतलब सिंस 1949 डिस्प्यूट चल रहा है। अब आप यू मे वंडर कि इतना सा ताइवान और चाइना से ऐसे डिस्प्यूट चल रहा है। रीज़न बीइंग कि ताइवान को बैकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स की। मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो वन चाइना पॉलिसी को मानती हैं कि हाँ, ताइवान जो है और चाइना जो है वो एक कंट्री है,
इसीलिए मैक्सिमम कंट्रीज़ के में आप देखोगे तो ताइवान की फुल फ्लेजेड एम्बेसी भी नहीं बनी हुई, बिकॉज अगर आप फुल फ्लेजेड एम्बेसी किसी कंट्री की बना रहे हो, इसका मतलब आप उसको इंडिपेंडेंट स्टेट मान रहे हो, सरकार मान रहे हो। और अगर आप उनको ऐसा करके ये वाला स्टेटस दे रहे हो, दैट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि हाँ, चाइना की आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, आप एक अलग सॉवरेन स्टेट हो, वो एक अलग सॉवरेन स्टेट है। तो मैक्सिमम स्टेट कंट्रीज़ ये मानती है कि नहीं, वन चाइना पॉलिसी है। पर मैक्सिमम कंट्रीज़, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने ताइवान के साथ वैसा रिलेशन बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल स्वाजीलैंड, निकारागुआ एंड सो ऑन, जो बोलते हैं कि हाँ, ताइवान एक यूनिक सेपरेट कंट्री है। बट मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इनके लिए कॉन्सुलेट्स खोले हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ताइवान जाना है घूमने के लिए, ताइपे जाना है मुझे, अब मुझे वीज़ा तो चाहिए। अब मुझे वीज़ा कौन देगा? कोई ऑफिस तो होना चाहिए। वो ऑफिस किसका हो? जो इधर ताइवान में जो कोई सरकार एग्जिस्ट करती होगी, उस सरकार का एक ऑफिस बना हुआ है। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस दे गिव सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस टू ताइवान विच इज़ नॉट in very strict terms is of sovereign independent nation। कोई इनको इकोनॉमी का स्टेटस दे देता है कि वी कंसीडर चाइना, जैसे फॉर एग्जांपल एपेक बोलता है कि हाँ, चाइना जो ताइवान जो है वो एक सेपरेट नेशन स्टेट नहीं है, बट सेपरेट इकोनॉमी तो है, तो हम तो इकोनॉमीज़ के तरीके से इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से तो आपको पता हो कि इनको यूएसए वगैरह की बहुत बैकिंग है, और सारी कंट्रीज़ ये मानती हैं कि हाँ ठीक है, चाइना और ताइवान एक कंट्री हो जाए, कल को अगर चाइना को इनको मिलाना है तो मिला ले अपने साथ में, बट नॉट थ्रू फोर्स। यूएसए का भी यही है कि नॉट थ्रू फोर्स। तो अब फोर्स ये क्यों नहीं यूज़ कर सकता इतनी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट? बिकॉज यूएसए वगैरह के इनके साथ बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट है ताइवान को। हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ टाइम से चाइना हैज़ बिन यूजिंग दिस हैरेसमेंट पॉलिसी एज पर ताइवान। पिछले कुछ टाइम से ही ताइवान की जो स्पेस है, बिल्कुल उनका एरिया जो है, वहाँ पर मोर देन 150 वॉर प्लेन्स की इंकर्जन हुई है। चाइना के वॉर प्लेन्स आते हैं इस एरिया में, कुछ एक्टिविटी करते हैं, चले जाते हैं। वॉर प्लेन्स आते हैं और ताइवान इज़ फीलिंग इंटिमिडेटेड। नाउ यू नो कि चाइना इज़ यूजिंग दिस पॉलिसी इन जनरल। इंडिया के केस में भी अगर आप देखें तो जो गलवान वैली वगैरह में हो रहा है वो यही है कि सारा का सारा जो चाइना का फोकस है वो इंटिमिडेशन वाली हैरेसमेंट पॉलिसी पे लगा हुआ है। तो बेसिक सा तो चाइना और ताइवान का ये इशू है। इंडिया के लिए चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट मैटर क्यों करता है? बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो रीजन में इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी आने से क्या होता है कि ओवरऑल वॉलेटाइल होती है सिचुएशन, तो एंड इंडिया बीइंग ज्योग्राफिकली एशिया का पार्ट है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है कि वायलेंस विल प्रेसिपिटेट मोर वायलेंस। इंडिया को इस सिचुएशन में अननेसेसरी बैठे बैठे कॉल लेनी पड़ जाएगी कि इंडिया को या तो सब इंडिया से पूछेंगे कि यार हाउ डू यू सी चाइनाज इनकर्जन इन ताइवान। इंडिया बोलेगा कि गलत है, तो चाइना बोलेगा कि हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा और ताइवान का, और इनफैक्ट ये तो चाइना का इंटरनल मैटर है, इंडिया हमारे बीच में क्यों बोल रहा है। और फिर इंडिया के बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में अदरवाइज भी आप देखोगे इंडो पैसिफिक में क्वाड की अगर हम बात करें, यूएस, यूके, आई बेग योर पार्डन, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उनकी कोई भी एक्सरसाइज होती है उसको चाइना फिर बहुत सिनिसिज्म के साथ में, बहुत एंटी चाइना व्यू पॉइंट से देखता है। एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया भी बहुत सारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स में, फॉर एग्जांपल एससीओ और या फिर अदरवाइज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रिक्स वगैरह, उन सब में इंडिया चाइना पार्ट हैं। तो अगर इंडिया चाइना के रिलेशन ख़राब होते हैं तो फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अब इंडिया के अदरवाइज चाइना से तो रिलेशनशिप आपको अगर मेरे को करवानी है तो मेरे को 2 क्लासेस चाहिए प्रॉपर। ताइवान के साथ में कैसे रिलेशनशिप रहे हैं? इंडिया ने हमेशा चाइना के कंसर्न को प्रायोरिटी दी है व्हेन इट कम्स टू इंडिया ताइवान रिलेशन। आई रिपीट, इंडिया ने हमेशा चाइना के कंसर्न को प्रेफरेंस दी है व्हेन इट कम्स टू इंडिया ताइवान रिलेशन, कि हाँ यार एक काम करते हैं, ये एरिया है जो चाइना का है, वहाँ पर कोई एक सरकार अपनी खुद की बैठी हुई है जो पुराने राजा लोग थे, तो हमें क्या करना है, ये जो नए रेवोल्यूशन के बाद में जो नया चाइना आया है, हिंदी चीनी भाई भाई, वो वाली पॉलिसी की यार हमें चाइना को सपोर्ट करना है। तो 1949 में इंडिया रिकॉग्नाइज्ड पीआरसी,
People's Republic of China, but not Republic of China, or in other words did not recognize Taiwan as a separate country। और इंडिया ने बोला कि वन चाइना पॉलिसी है, चाइना एक है, दो सरकारें नहीं है। अब हुआ क्या था ना, वहाँ पर भी जो मोनार्की थी, जो ताइवान बना, जो राजा लोग वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई और इनफैक्ट 60s तक आते आते जिसको बोलते हैं ताइवानी मिरेकल हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उधर। आज भी अगर हम बात करें तो आई थिंक जो हम ये इंडिकेटर्स लेते हैं, ये जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लेते हैं, उसमें टॉप 15 नेशंस में से, टॉप 15 कंट्रीज़ में से एक है ताइवान, काफ़ी डेवलप्ड है। तो हुआ क्या कि कोल्ड वॉर के टाइम पर, अब इंडिया 1962 में लड़के हटा था चाइना के साथ में है, और तो उसके बाद इंडिया और चाइना से रिलेटेड कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। इंडिया और ताइवान के रिलेशन भी फ्रोजन ही थे, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप उनसे बहुत फ्रेंडली रिलेशन बनाओगे तो आप दोबारा चाइना से पंगे ले रहे हो। अगर आप कोई रिलेशन नहीं बनाओगे तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाले थोड़े रिलेशंस थे। 1995 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक एसोसिएशन बनी जहां पर इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ताइवान ने खोला दिल्ली में। नाउ यू सी, दिस इज माय पॉइंट कि क्या खोला, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ना कि एम्बेसी। एम्बेसी खुलती है उन देशों की जिनको आप स्टेटस देते हो कि यस वी रिकॉग्नाइज यू एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। इससे क्या हुआ कि उस मतलब अब ऑफ कोर्स ये शब्दों का खेल है, आपने वो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ही है जो वीज़ाज इशू कर रहा है, हर वो चीज़ जो एक कंट्री करती है वही कर रहा है, बस शब्दों का खेल है, ठीक। बट बोला कि हाँ ये डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट टू डिप्लोमेटिक रिलेशन, बस हमारे उनके साथ में इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन है। हमेशा इंडिया सेंसिटिव रहा है चाइना के कंसर्न को लेकर, लेकिन 2010 में क्या हुआ कि चाइना ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। चाइना ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बहुत सारे वो करने शुरू कर दिए, क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए कि तो पाकिस्तान का एरिया है, उनको वीज़ा देना बंद कर दिया। तो उसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा वन चाइना पॉलिसी को लेकर बोलना कम कर दिया। और इंडिया ने एक और चीज़ की, 2011 में ताइवान के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया, फिर उसके बाद में म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया। 2018 तक आते आते क्या हुआ, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हो रही हैं, तो मतलब हमारी ताइवान के साथ एंगेजमेंट बढ़नी शुरू हो गई। तो आपको थोड़ा सा एवोल्यूशन पता होना चाहिए कि धीरे धीरे हुआ क्या है कि फ्रॉम नो रिलेशन टू रीजनेबली लाइक गुड इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस। अब इसी में 2018 के बाद में 19 के बाद अगर हम बात करें तो जो चाइनीज़ हैं वो इंडिया में दोबारा बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स पे अगर आप देखो हाइपर एग्रेसिव हो रहे हैं। गलवान वैली में 2020 में आपको पता है कि लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया के पास अब एक क्वेश्चन है कि इंडिया को करना क्या है। इंडिया को ताइवान की सपोर्ट करनी है अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन, या इंडिया विल कंटिन्यू टू कीप बी सेंसिटिव टूवर्ड्स चाइनीज़ इंटरेस्ट, कि यार है तो उन्हीं का एरिया, इंडिया प्रो चाइना ही अपना स्टैंड रखेगा कि इसको थोड़ा सा टिल्ट करेगा। तो यू विल सी इन कमिंग फ्यू मंथ्स थोड़ा और क्लैरिटी होगी। अब इंडिया और ताइवान के रिलेशन बेटर कैसे हो सकते हैं? अगर आपको एग्जाम में इंडिया ताइवान रिलेशंस पे आए सवाल, तो ये तो आप बेसिक तो लिख ही आएंगे। फ्यूचर में आप क्या लिख सकते हैं कि पहले तो टूरिज्म इज़ वन ऑफ द एरियाज़, दूसरा ट्रेड रिलेशंस बेटर हुए हैं और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। आज से 15 साल पहले हमारा उनके साथ में अबाउट 2 बिलियन आसपास का ट्रेड था, और आज अगर हम देखें तो इट्स समवेयर अराउंड 5 बिलियन 6 बिलियन इस रेंज में है। 2020 में 5.7 बिलियन ट्रेड था, और अब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ाने का। कुछ एग्रीमेंट्स की बात चल रही है इंडिया और ताइवान के बीच में, अगर वो हो जाते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ट्रेड रिलेशंस हैं दे विल गो टू द ट्यून ऑफ $8 बिलियन, 7.589 बिलियन डॉलर, एंड ताइवान कैन सप्लाई टू इंडिया सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी फॉर 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सो ऑन, इलेक्ट्रिक कार्स। फिर हेल्थ सेक्टर एक दूसरा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ताइवान कैन प्रोवाइड
टेक्नोलॉजी टू इंडिया, बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जो ताइवान में बनते हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस होती हैं जो ताइवान में होती हैं, बहुत सारे पेटेंट्स हैं ताइवान के साइंस रिसर्च को लेकर, हेल्थ को लेकर। और इंडिया में हेल्थ टूरिज़्म अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, पीपल कम हेयर फॉर ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट। एंड देन ऑफ कोर्स कल्चरल टाइज़, एक और चीज़ है कि इंडिया और ताइवान के बीच में कल्चरल टाइज़ का बहुत स्कोप है। तो आई होप आपको बेसिक सा इंडिया और ताइवान के रिलेशन समझ आए। ताइवान के साथ में आपके रिलेशन है, लेकिन ताइवान को इंडिया ये नहीं बोलता है कि एक अलग सेपरेट सॉवरेन स्टेट है। इंडिया क्या बोलता है कि हाँ एक वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन अब इंडिया बोलता ही नहीं है ऐसा पिछले 8-10 साल से, ना यही बोलता है ना वही बोलता है। बट चाइना का ये मानना है कि ताइवान जो है ये हमारा एरिया जो एक तरह से इलीगली ऑक्यूपाइड है और हम इसको अपने एरिया अपनी कंट्री में ऐड कर लेंगे। और चाइना ने कभी ये नहीं बोला कि हम पीसफुली ऐड करेंगे। चाइना हैज़ नो वर्जन ऑफ यूजिंग फोर्स आइदर, इट्स जस्ट कि देर आर अदर कंट्रीज इन फेवर ऑफ ताइवान इंक्लूडिंग एंड मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से चाइना को अपने आप को कंटेन करके बैठना है। सो दैट हैज़ बीन द क्रक्स ऑफ दिस मैटर। नाउ नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस में आपने पढ़ा होगा कि यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी का डेजिग्नेशन दिया है। मेंस में इसके आने के चांसेस कम हैं। आपको जो आएगा ये प्रीलिम्स में आएगा। वो क्या है कि पहले तो यही कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर पार्ट ऑफ यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी। तो क्या है, पूरी दुनिया में 150 के आसपास सिटीज़ हैं जिनको क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में डाला जाता है। कंट्रीज़ अपनी एप्लीकेशंस भेजती हैं। फॉर एग्जांपल इस बार भी इंदौर, ग्वालियर, कलकत्ता, कोलकाता और श्रीनगर, इन सब की एप्लीकेशंस गई थी। तो जिनकी एप्लीकेशंस जाती हैं फिर यूनेस्को उनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट कर लेता है। मुंबई ऑलरेडी इसका पार्ट है, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, ये सब इसका ऑलरेडी पार्ट है। तो इसमें होता क्या है कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि जब किसी कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इन्होंने, ठीक, लेट मी शो यू। कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इन्होंने कि अगर वो क्राइटेरिया आप मीट करते हो तो फिर आपको इस लिस्ट का पार्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे श्रीनगर को पार्ट बनाया तो कुछ फील्ड्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल वो फील्ड्स क्या हैं, क्राफ्ट, फोक, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट हो गया, एक हो गया म्यूज़िक, एक हो गया मूवीज़, एक हो गया गैस्ट्रोनॉमी, एक हो गया डिज़ाइन, लिटरेचर। तो इस तरह की इन्होंने कुछ वो बनाई हुई हैं, कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अगर आप उस कैटेगरी की अगर आपको उस लिस्ट में डाल दिया गया आपकी सिटी को, तो अब आपको क्या करना है, एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने आर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड करने का। तो राइट नाउ अगर हम बात करें तो इंडिया की जो सिटीज़ हैं जो आपको प्रीलिम्स में आ सकता है कौन कौन सी हैं, तो वो है जयपुर, जयपुर इज़ फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक, वाराणसी फॉर म्यूज़िक, चेन्नई फॉर म्यूज़िक, मुंबई फॉर मूवीज़, हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी। काफ़ी कॉमन सेंस वाले भी हैं कि आपको पता ही है कि ये वाले शहर इस चीज़ के लिए मशहूर हैं। एंड नाउ श्रीनगर इज़ द 6th वन फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। और इसमें बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए बस ये होना चाहिए कि ये नेटवर्क है किसका, यूनेस्को का नेटवर्क है ये। एंड ये क्रिएटिव सिटी प्रोजेक्ट क्या है, इट वॉज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटजी फॉर देयर डेवलपमेंट, कि वो आर्ट या वो क्राफ्ट उसके थ्रू वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है। तो आई होप आपको एक बेसिक सा ये फैक्ट याद रखना है। अब ये ना क्या था कि ये IR का फैक्ट नहीं है, बट हो क्या जाता है कि ये वो वाली चीज़ें हैं जो ना बस मिस ही हो जाती हैं कि सभी सब्जेक्ट में, ना ये हिस्ट्री में ही हो पाती, ना ज्योग्राफी में, ना इकोनॉमी में, और मिस हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑकस। ऑकस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। सुजन रॉय चिनॉय का एक आर्टिकल आया हुआ था कि ऑकस कुड रॉक चाइनाज बोट इन द इंडो पैसिफिक। ये आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ऑकस क्या हमें ये पता होना चाहिए। USA ने एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप अनाउंस की, मतलब प्रॉपर डिफेंस पार्टनरशिप है ट्राइलेटरल। 3 देश हैं उसमें, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। ये कहाँ पर एक्टिव होगी, इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक आप समझते हैं अब एरिया। इसकी मेजर हाईलाइट क्या है, मेजर हाईलाइट ऑकस की ये है कि USA ने वो टेक्नोलॉजी जो 1958 के मतलब आज तक सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को दी है, और वो भी इतने सालों में किसी से शेयर नहीं की, वो वाली
न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी वो ऑस्ट्रेलिया से शेयर कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक, कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच में ये एक सिक्योरिटी न्यू आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है जिसके इंडो पैसिफिक में एक्टिव रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है, ऑफ यूएस से शेयरिंग इट्स न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया। इससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पर ये दिस इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, इनका दे आर कमिंग टुगेदर और इनका थोड़ा सा डिफेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट चाइना बढ़ेगी। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो चाइना है उसको इससे बहुत ऑब्जेक्शन उसने रेस किया। इट वाज नॉट जस्ट चाइना जिसने ऑब्जेक्शन रेस किया, फ्रांस ने भी, मतलब आपको सरप्राइजिंगली ना फ्रांस ने भी इसके अगेंस्ट बहुत ऑब्जेक्शन रेस किया। इनफैक्ट फ्रांस ने बोला कि दिस इज़ लाइक बैक स्टैबिंग की गई है हमारी। ऐसा क्यों है, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएस से डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेगा बहुत बेटर रेट्स पर मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। न्यूक्लियर सबमरीन्स तो एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी तो एक चीज़ है, उसके बाद में मिसाइल्स दी जा रही हैं उनको, एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं एंड सो ऑन। ऑस्ट्रेलिया को बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर बनाने वाली बात है ये। फ्रांस इसलिए बैकस्टेप फील कर रहा है बिकॉज फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुछ ऐसी डील्स हुई थी जिसमें फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि नाउ फ्रांस विल बी द मेन आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। बट ऐसा हुआ नहीं है, यूएस से यूके और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे आ गए हैं। नाउ इस सिचुएशन में फ्रांस काफ़ी ऑफेंडेड हुआ, लेकिन चाइना का एक अलग कंसर्न है। चाइना का कंसर्न ये है कि पैसिफिक में न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को घुमानी क्यों है, इट इज़ टू कंटेन चाइना। तो चाइना के बहुत सीरियस इस पे ऑब्जेक्शन उसने रेस किया है। और वन मोर थिंग आपको इसमें समझनी है, वो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी, अदरवाइज ऑकस विल ऑल्सो इन्वॉल्व कॉपरेशन अक्रॉस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडर सी कैपेबिलिटीज, समुद्र के नीचे होने वाली जो जितने भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी कैपेबिलिटीज़ भी ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की जाएंगी। सो इससे रिलेटेड भी मैंने आपसे एक लिंक शेयर किया है, आपको नोट्स में मिलेगा, आई विल शो यू इससे रिलेटेड। अदरवाइज मैं आपको दिखा दूंगा। वो भी क्या है, एक ना वो छोटी सी वीडियो है 5 मिनट की, आई थिंक यू शुड वॉच दैट वीडियो। उससे आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ऑकस को लेकर। सो यूके को क्या बेनिफिट था, अब पोस्ट ब्रेक्जिट यूके इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर पार्टनर्स, तो यूके को भी एक आर्किटेक्चर मिलता है जिसका वो पार्ट बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बेनिफिट है, एक तो उसके हथियार इतने बिकेंगे, उसकी सबमरीन्स बिक रही हैं एंड देन ऑल दैट। ओवर एंड अबव चाइना और यूएसए तो है ही है ना, आज हम जो मर्जी बोलें कि काफ़ी उनके मतलब हॉर्न लॉक वाली सिचुएशन है, तो उसमें यूएसए इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग अक्रॉस चाइना, तो वो सब भी उसी का पार्ट है। अब आई होप आप अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, इसको करके ही देख लेते हैं। ये इसके बारे में तो आप लिखना बेस्ड ऑन योर रीडिंग। ओनली P5 नेशंस हैव कैपेबिलिटीज टू ऑपरेट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ऐसा नहीं है। इवन इंडिया हैज़ दिस कैपेबिलिटी, इंडिया इज नॉट परमानेंट मेंबर, नाउ ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो हैव दिस कैपेबिलिटी। सेकेंड, इंडिया हैज़ साइंड CTBT बट नॉट NPT। जब आपको हम GS करवाएंगे तब आपको बहुत डिटेल में IR में इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी करवाई जाएगी, वहाँ पर यू विल सी CTBT NPT जो है ये इंडिया ने दोनों ही साइन नहीं की हुई हैं। तो नन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द ऑप्शन वुड बी D. So this is it from this week's IR related current affairs. I'll see you next Wednesday with more news. Take care.